हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हिस्ट्री का एनालिसिस, स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट। हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके माइंड में है इस वीडियो के बाद पूरा क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत डीपली एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है ना। तो यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी देखेंगे और बुक लिस्ट तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और आगे फ्यूचर में जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखो यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना तो समथिंग इम्पॉसिबल टाइप है ना। तो जितना टाइप का प्रीवियस ईयर में जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड हम लोग एक अंदाजा लगाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है और किस पैटर्न के बेस में और कितना डीपली क्वेश्चन पूछता है, उसको पूरा इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस स्लाइड का जो पूरा पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। और अगर कुछ डाउट है तो इस व्हाट्सएप चैनल जो है इसमें पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये पूरा एनालिसिस होने वाला है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसका सिलेबस समझ लेते हैं, है ना, कि क्या आप एक्चुअली पूछ रहे हैं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जिस टाइप के क्वेश्चन जो सीडीएस में पूछते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक आ जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता सीएपीएफ में। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा वो है नेशनलिज्म, है ना। नेशनलिज्म से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, चाहे मॉडरेट का बोलो, है ना, चाहे एक्सट्रीमिज्म का बोलो, जितने भी पर्सनालिटी हैं जो नेशनलिज्म से जुड़े हुए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। फ्रीडम मूवमेंट, जितना भी फ्रीडम से रिलेटेड मूवमेंट चला हुआ है, चाहे दांडी मार्च का बोल लो, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट बोल लो, जितना भी मूवमेंट चला है हिस्ट्री में उसको यहाँ पे कवर करना है। फिर टॉपिक रिलेटेड टू ग्रोथ एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। अब देखो यही जो पॉइंट है जो फॉरवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, ये पूरा सिलेबस में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर फ्रीडम मतलब फ्रीडम्स को लेके जितना भी मूवमेंट हुआ है पास्ट में, पास्ट को अगर देखोगे तो जितना भी मूवमेंट हुआ है वो इस हिस्ट्री में कवर हो जा रहा है। उसमें अपने को एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, मिडाइवल पढ़ना है, फिर लास्ट में जाके मॉडर्न पढ़ना है, तब जाके पूरा हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और हिस्ट्री ऐसा है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर मेरिट में आना है ना, मेरिट में आना है सीएपीएफ में, तो हिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करना है अपने को। चलिए अगर इसका वेटेज देखा जाए कि कितना क्वेश्चन यूपीएससी एक्चुअली पूछ रहा है, तो 2024 में 18-20 क्वेश्चन आया था, तो अनुमान लगा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट एवरेज अगर देखा जाए तो 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, 15-16 क्वेश्चन एवरेज हम लोग कंसिडर करके चलते हैं जो हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। इसमें इंक्लूड कौन कौन से है, एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है और मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, अब इसका जो लेवल होता है, लेवल अगर अगर देखना है तो अगर पढ़े रहोगे तो इजी आएगा और नहीं पढ़े रहोगे तो टफ आएगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है ना, इजी मॉडरेट टफ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पढ़े रहोगे तो फिर आ जाएगा, बनेगा तो इजी लगेगा, और नहीं पढ़े रहोगे नहीं बनेगा तो क्या लगेगा कि एग्ज़ाम टफ आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आया। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना उसको बस मत करना, मेरिट में आना है तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, किसी को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। इसके पहले जो है जियोग्राफी का भी लेक्चर बन चुका है जिसमें हर चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। सेम पॉलिटी का भी लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये जो है हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे। चलो अब नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि बुक लिस्ट जानना यहाँ पे जरूरी है कि कौन कौन से बुक लिस्ट हमें रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। अगर एक सेकेंड, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं फिर वहाँ समझते हैं। दो तरह के कैंडिडेट, हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ, दो तरह के कैंडिडेट यहाँ पे हैं। पहला कैंडिडेट वो होगा जो कि क्या एकदम फ्रेशर होगा, इसको कुछ नहीं पता सिलेबस के बारे में, है ना, सब्जेक्ट के बारे में, एकदम फ्रेशर है। दूसरा क्या होगा, जो पहले दे चुके एग्जाम, उसको थोड़ा बहुत आइडिया है एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो जो बंदा है ना फ्रेशर है
उसको बोलूँगा कि सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ध्यान दो, क्योंकि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना आप लोग, वो जो है यूपीएससी है। यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हवा-हवाई टाइप, कि जो क्वेश्चन आ रहा है कि ऊपर ही ऊपर पढ़ के जा रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी जो बना रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर देखोगे पुराना साल के क्वेश्चन पेपर को सीएपीएफ का, तो उसमें फैक्ट्स तो हैं, फैक्ट्स भी हैं, प्लस उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्क्रिप्टिव जो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो बना लोगे, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के अगर रट के जाना चाहोगे, सोचोगे कि रट के चले जाएँगे, फैक्ट्स फैक्ट्स से तो आ रहे हैं, तो फिर ये गलतफ़हमी है ना? क्योंकि जो यूपीएससी है, वो फैक्ट्स के बेस में क्वेश्चन आता है, नो डाउट। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है ना? एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना कि पहला क्वेश्चन जैसे 2 स्टेटमेंट में बटा हुआ है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 स्टेटमेंट में बटा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या होगा? फैक्ट्स में होगा, तो सेकंड जो स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फैक्ट्स में है, तो सेकंड स्टेटमेंट किसमें होगा? कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। तो यहाँ पे फँस जाओगे, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साथ में अपने को क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ-साथ डिस्क्रिप्टिव और फैक्ट्स ये सब लेके चलना है, ठीक है? डिस्कस करेंगे आगे और, है ना? पूरा सीरीज़ चलेगा यूट्यूब में, ठीक है? तो देखो, अगर पहला टाइप के कैंडिडेट हो, जो फ्रेशर हो, तो सबसे पहले भैया कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ को, ठीक है? उसके बाद जो रिपीटर हैं, जो और दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को भी पढ़ लेना। देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी ही बोलते हैं, है ना? एनसीईआरटी ही बोलते हैं, और एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। जो अगर और दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको भी एक बार बोलूँगा कि अभी 1 साल टाइम है, एनसीईआरटी को पढ़ लो, 1 दिन में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर क्लियर ईज़िली हो जाते हैं, है ना? पढ़ लेना इसको। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, 6, 7, 8 को पढ़ोगे। 6 जो हैं, 6 का जो बुक है, ये डिस्कस किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री को, 7 का है वो मिडाइवल को डिस्कस किया हुआ है, और 8 जो है पूरा मॉडर्न में बेस्ड है, ठीक है? तो 6 जो है एंशिएंट में, 7th मिडाइवल में, और 8 जो है मॉडर्न में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर पूरा। तो कम से कम 6, 7, 8 को तो पहले कवर करना, ठीक है? ये हो जाएगा। इतना होने के बाद डायरेक्ट क्या करोगे उसके बाद, एनसीईआरटी बुक तो पढ़ लिया, उसके बाद आना तमिलनाडु बुक में। अब ये कहाँ मिलेगा? ये इस टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है ना? वहाँ से उसको प्रिंट आउट करा लेना, या फिर जैसे भी पीडीएफ से पढ़ना वैसे पढ़ लेना। लेकिन ये बुक को पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है? मैं ये पूरा बता रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट को, किसको ध्यान में रखते हुए, सीएपीएफ एससी को, ठीक है? जो 2026 में एग्जाम होने वाला है। तो तमिलनाडु बुक को पढ़ना, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डल गया है, वहाँ से चेकआउट करना। अच्छा, अब देखो, तमिलनाडु बुक जो 11th का पढ़ोगे, 11th का पढ़ोगे, वो कवर करेगा एंशिएंट और मिडाइवल को, ठीक है? 11th का कवर करोगे, उसमें आएगा एंशिएंट और मिडाइवल। उसके बाद 12th का आएगा, उस वो जो 12th का कवर करोगे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। तो हो गया कवर, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक और बुक है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वो है स्पेक्ट्रम, है ना? राजीव वही सर का है, स्पेक्ट्रम बुक है। तो दोनों में से एक करना, अगर 12th का कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम मत करना, ठीक है? क्योंकि जितना लिमिटेड रिसोर्स रख पाओ उतना रखना। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? ठीक है। तो 12th के एक बार ऐसे करना, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि 12th का जो तमिलनाडु का बुक है उसको पढ़ लेना, ठीक है? एक बार रीड आउट करना, उसके बाद जैसे ही 12th का एनसीईआरटी खत्म होता है, उसके बाद स्पेक्ट्रम लेना, स्टैंडर्ड बुक, एज अ स्टैंडर्ड बुक इसको रेफर करना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। पूरा कवर नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को कवर करना है, ठीक है? अच्छा, स्टैंडर्ड बुक हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है। पहले क्या पढ़ोगे? तमिलनाडु का बुक पढ़ोगे। एक बार समराइज करूंगा ना, टेंशन नहीं लेना, एक बार समराइज करूंगा इसको, ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पहले क्या पढ़ोगे? 12th का तो पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ने के बाद पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एज अ स्टैंडर्ड बुक किसको रिफर करोगे? स्पेक्ट्रम को रिफर करोगे। क्लियर है?
और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए किसको स्टैंडर्ड बुक रेफर करोगे? उसके लिए जो तमिलनाडु बुक है ना, इसी को स्टैंडर्ड बुक एज अ रेफर करना। ठीक है, चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन तमिलनाडु बुक में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको कवर कर सकते हो। और अगर किसी को ज़्यादा ही पढ़ने का शौक है ना, जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, तो आर एस शर्मा का बुक आता है, उसको कवर कर सकते हो। लेकिन एडवाइस नहीं रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री है, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही कवर करना है, बाकी सब छोड़ना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करोगे? स्पेक्ट्रम में तो कवर हो जाएगा मोस्टली, कुछ कुछ आर्ट एंड कल्चर के लिए हम लोग रेफर करेंगे एनसीईआरटी को, 11 का जो फाइन आर्ट का आता है ना, ये वाला इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 का, तो यहाँ से कवर करना है। ठीक है, चलो तो फिर एक बार क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को सबसे पहले कैसे कवर करोगे? पहले 6 का एनसीईआरटी पढ़ोगे, 6 का एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके बाद 11th का जो तमिलनाडु का बुक है उसको कवर करोगे, और ये जो तमिलनाडु का बुक है इसी को स्टैंडर्ड बुक मान के कवर करना। ठीक है, 6 में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का, 6 क्लास का जो है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 11th का जो तमिलनाडु बुक है उसको कवर करना। इसके बाद अगर चाहो तो आर एस शर्मा का बुक है, इसको कवर कर सकते हो। क्लियर है एनसीईआरटी के लिए? बस इतना ही करना है। फिर आते हैं मिडाइवल के लिए। मिडाइवल हिस्ट्री को कैसे कवर करोगे? सबसे पहले पढ़ोगे 7th का एनसीईआरटी, 7th का एनसीईआरटी कवर होने के बाद डायरेक्ट आओगे 11th का तमिलनाडु बुक में। ठीक है, उसके बाद अगर और ज़्यादा ही पढ़ना है तो आर एस शर्मा बुक, इसको कवर कर सकते हो। लेकिन एडवाइस यही रहेगा कि 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है यहाँ पे उसी को एज अ स्टैंडर्ड बुक कवर कर सकते हो। इसके साथ में पीवाईक्यू जितना भी नोट्स रहेगा उसको कवर करना है। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी और एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया। अब आता है कौन सा? मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें 8 का एनसीईआरटी को कवर करोगे। जैसे 8 का एनसीईआरटी कवर होता है उसके बाद 11th का जो तमिलनाडु बुक है इसको कवर करना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद स्पेक्ट्रम करना, स्पेक्ट्रम को एज अ स्टैंडर्ड बुक कवर करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? फिर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट का जो बुक है ना, 11th का करना है। पूरा बुक जो है टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, है ना। तो फाइन आर्ट के लिए जो 11th का है उसको यहाँ पे कवर करना है। क्लियर है? अब कोई डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। यही है, सफिशिएंट बुक है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। मिनिमम पढ़ो लेकिन मैक्सिमम रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम देने जब जाओगे ना प्रेशर इतना रहता है कि सब भूलने टाइप का लगता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब एनालिसिस करते हैं कि कौन से पैटर्न में और किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं लेटेस्ट है, ये लिया गया 2024 से और 23 से। देखो, पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेड गियर हेयर स्टाइल इन द ड्यूरिंग 4th to 7th सेंचुरी एडी। अब देखो, अब जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो सेंचुरी वाइज पढ़ना है ना। तो याद रखना कि जैसे 4th सेंचुरी है तो 4th सेंचुरी में कोई राजा, कौन से राजा थे, कौन से राजा रूल कर रहे थे, कहाँ रूल कर रहे थे, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 4th से 7th सेंचुरी के बीच में गैप में क्या हुआ उसको पता लगा पाओगे। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि देयर वाज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टेज गारमेंट एज कम्पेयर टू प्रीवियस एज, सिंपल प्लान विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। अब ये कुछ कुछ कल्चर वल्चर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले सेंचुरी वाइज पता हो कि 4th सेंचुरी में क्या हुआ, 5th में, 6th 7th में। ये थोड़ा आइडिया लेके चलना है, एकदम रटते नहीं बैठना है, यहाँ पे आइडिया लेते हुए चलना है। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में ऑथर बुक्स हो गया, कोई बुक्स किसने लिखे है, ऑथर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे बनता है ना। और एक चीज ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा तो। सबसे पहले तो इस 68 को देखते हैं। जैसे कि तिलक मंजरी,
कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे मैथमेटिक्स से दिया हुआ है, मेडिसिन दिया हुआ है, लॉजिक दिया हुआ है, जैसे कि निघंटू किससे रिलेट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी अधिकतर पूछते हैं, है ना। पेयर बेस्ड पेयर में क्या क्या हो सकते हैं, अगर कोई क्या है, राजा है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ का था, उसका कैपिटल कौन सा था। स्टेट स्टेट पूछ सकते हैं, स्टेट का कैपिटल पूछ सकते हैं, पुराना नाम पूछ सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी टॉपिक अगर कवर कर रहे हो, है ना, कोई भी टॉपिक अगर कवर कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स हो और उसका जो डिस्क्रिप्टिव है, जो कॉन्सेप्चुअल है, इन दोनों को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। जितना रिलेटेड टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है। और एक चीज भी यहाँ पे याद रखना, यूपीएससी में जो हिस्ट्री का है, स्पेशली हिस्ट्री में, उसमें जो टर्म्स आते हैं ना, उसमें क्वेश्चन आता है और उसको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये तो रहा 68 वाला क्वेश्चन जो इस पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर थर्ड जो 67 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ पे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों हैं। कैसे, एक पूछा है कि लंदन में हुआ है, क्या लंदन में हुआ है या न्यूयॉर्क में हुआ है, कहाँ हुआ है, ये तो फैक्ट्स हो गया। अब उसके रिलेटेड जितना डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कैसे पूछा है, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। अब फैक्ट से तो पढ़ लिए कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ है सपोज, तो अब उसके रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जैसे कि ये बताओ कि पार्टिसिपेशन, कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये फैक्ट से थोड़ा ना है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका उसका डिस्क्रिप्शन है। जब पढ़ोगे इसके बारे में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, तब यहाँ पता चलेगा कि पार्टिसिपेशन हुआ है कांग्रेस का कि नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखो, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या सही है, तो इसके लिए क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से यही समझ आ रहा है कि कोई भी एक्ट है, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उससे रिलेटेड जितना भी की टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे याद करते हुए चलना है ना। हवा में ऊपर में बस ऊपरी तौर में पढ़ लिए कि थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लंदन में हुआ था, इतना सन में हुआ था, है ना, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन भी याद रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे कि द जूनागढ़ inscription goes on tell us that during the reign of Rudradaman in the year 72 of the Saka era, there occur a terrible storm. What would be time in sea of the occurrence of the terrible storm? तो देखो, ये पूरा फैक्ट्स बेस्ड है, तो ये भी तो पता हो, है ना, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये ध्यान देना है। अब देखो 70 क्वेश्चन जो है, Abdul Razak, the traveler to Vijayanagar, has referred to the presence of a number of flower merchants in Vijayanagar and noted a particular flower that seems as necessary as a food to people of this part. Which variety of flower was being referred by Abdul Razak? ये देखो, ये क्वेश्चन है, मतलब कौन से लेवल तक और कौन से डिप में, कितना डिप तक क्वेश्चन पूछे पूछे जा रहे हैं और पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है। यहाँ पे जो है फ्लावर के बारे में पूछे हैं, कौन से फ्लावर हैं, समझ रहे हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछते हैं, तो इसको भी प्रिपेयर करके चलना है। अब कोई सा भी जैसे नॉवल हो गया, तो नॉवल के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि 73 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नालैया, ये क्या है, ये कंपोजिशन है क्या अलवर का, या हिमन है कंपोज बाय द नारायण नायनार्स ना, ये लोग इस कंपोज ऑफ चोला किंगडम, तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ये किससे रिलेटेड हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न समझते हैं। इस टाइप का पैटर्न जो है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नन ऑप्शन, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस रेस्पेक्ट से इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो श्योर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए अपने को, तभी ऐसा 1 2 3 यहाँ पे पता चल जाए, तभी तो पता चल पाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे कि 75 का क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है।
ठीक है। अब ऊपर ऊपर कैसे पढ़ोगे कि रॉलेट एक्ट कौन से सन में हुआ है, तो याद रखोगे 1919 बस। लेकिन यूपीएससी वहां तक सीमित थोड़ा ना है, वो तो पूरा अंदर घुस के पूछ रहा क्वेश्चन। जैसे कि इट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट, है ना, while Gandhi was arrested the local leaders was allowed to continue the protest। तो ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, कहाँ से फ्रेम हो रहा है ना। तो इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ना, बोलने का मतलब यही है कि फैक्ट्स के साथ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पढ़ना है। अब क्रोनोलॉजी क्वेश्चन भी बन रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो इसको याद रखना है। जैसे कि सका ईरा हो गया, कलचुरी ईरा हो गया, विक्रम ईरा हो गया, हर्ष ईरा हो गया, गुप्ता ईरा हो गया। तो इसमें से ये बताना है कि कौन से सन में, है ना, कौन से ईरा पहले आया है और कौन से ईरा बाद में आया है, कौन से जो राजा हैं वो शासन पहले किया हुआ है और बाद में किया हुआ है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, राजा के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कंटेम्प्ररी के ऊपर, है ना, कि बताओ जैनिज्म हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, तो ये क्या कंटेम्प्ररी है कि नहीं है। स्टेटमेंट बना के पूछ देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इज कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा, तो बताओ सही है कि गलत है। तो ऐसा स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके। 79 क्वेश्चन है कि विच नवल फोर्ट वर इरेक्टेड बाय शिवाजी। अब बताओ, ये तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो ये पता होना चाहिए, पढ़ोगे तब पता चलेगा इसमें। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन है ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन बेस्ड, है ना, इंस्क्रिप्शन बेस्ड, और उसका टाइम पीरियड कब था। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ था, क्योंकि ये पूरा जो सेंचुरी दिया हुआ है बहुत पास पास दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति जो बाई हरिशन है, तो फोर्थ सेंचुरी कौन से सेंचुरी में था। तो जब भी कोई भी राजा पढ़ोगे तो उसका सेंचुरी पढ़ लेना, उसका बैकग्राउंड पढ़ लेना, जियोग्राफिकल एरिया पढ़ लेना कि कौन से जियोग्राफिकल एरिया में थे। ठीक है। अगला 17 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें जब पता रहेगा तभी स्टेटमेंट को गलत कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि बाहमनी और ऐसे स्टेटमेंट टाइप में जो क्वेश्चन आता है, इसमें ना डाइवर्सिफाई होता है, कंटेंट डाइवर्सिफाई है। कैसे डाइवर्सिफाई, जैसे कि पहला स्टेटमेंट पूछ ले हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा कल्चर का, तो सेकंड स्टेटमेंट मान लो आ गया कौन सा, जैनिज्म का आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया कि थोड़ा लेंदी बन गया। कैसे लेंदी बन जाएगा कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने को हड़प्पा कल्चर भी पता होना चाहिए, प्लस जैनिज्म भी होना चाहिए। तो जब दोनों पता रहेगा तभी तो दोनों स्टेटमेंट को सही या गलत जो भी है उसको कर पाओगे। समझ रहे हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हैंडल करने आना चाहिए। कब कर पाओगे, जब सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। चलो अगला जो है जैसे कि अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, बस खत्म। लेकिन लिखा क्या है इस बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। अब सबका तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट है, चाहे कालिदास ने लिखा हो, हरिसेन ने लिखा हो, तो जितना भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट ये पता कर लो, ये पता होना चाहिए, तभी ऐसे टाइप को क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि हमारा एम यहाँ पे मेरिट में आना है, ना कि एग्जाम क्वालिफाई, बस एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं जो कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अभी मैं बोला कि कोई भी राजा पढ़ोगे तो क्या लोकेशन भी उसका देख लेना। तो देखो लोकेशन टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि नागेश्वर हो गया, कौन से स्टेट में है ना, अलामगिरपुर हो गया, कालीबंगा, राखीगढ़ी, तो सब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लेते हैं। अब पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे कि लोकहितवादी यहाँ पे पूछा गया है, कौन है इसमें से किसको लोकहितवादी पूछते हैं। तो कोई भी पर्सनालिटी ये बेसिकली आएगा मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा, तो वहीं पे ये चीज़ पता चलेगा। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से अपने को पूरे क्वेश्चन को क्या है कवर करते हुए चलना है। ठीक है। स्लाइड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप चैनल में मैसेज कर सकते हो। अब मिलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।